हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 हमारी बिजनेस फाइनेंस की चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। देखो, अब जो हमारा टॉपिक है डैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी का वो फॉर्मूला होता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि अपने बिजनेस के एसेट्स और ऑपरेशंस को फंड करने के लिए कौन से पैसे का यूज़ करेगा। यानी कितना डेट यानी उधार या लोन कह लो, कितना इक्विटी अपने शेयर होल्डर का पैसा, और कितने अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स हो गए या हाइब्रिड सिक्योरिटीज यूज़ होंगे। ये एक तरह का फाइनेंशियल मिक्स होता है जो कंपनी के पैसे के सोर्सेज को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है ये कैपिटल स्ट्रक्चर, क्यों इतना बड़ा डील है। चलो एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC। ये बेसिकली कंपनी के फंडिंग का टोटल खर्चा है। डेट और इक्विटी का एक वेटेड एवरेज होता है जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अगर ये कॉस्ट लो है तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेटर होते हैं। यानी कम WACC इज इक्वल टू ज़्यादा प्रॉफिट या ग्रोथ के चांसेस। अगर एग्जांपल दूं, अगर कंपनी ज़्यादा सस्ता लोन लेती है इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव इक्विटी तो उसका WACC कम हो सकता है। सेकंड आता है फाइनेंशियल रिस्क। डेट लेने का मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। ज़्यादा डेट मतलब ज़्यादा रिस्क, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो लोन वापस करना मुश्किल हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि कंपनी कितना रिस्की है और उसका क्रेडिट वर्थिनेस क्या है। तीसरी आती है शेयर होल्डर्स वैल्यू। यानी बेसिकली मैंने यह स्लाइड चेंज करने भूल गया। ये WACC, ठीक है जी। ये आ गया आपका फाइनेंशियल रिस्क। फिर आता है आपका शेयर होल्डर्स वैल्यू। अगर कंपनी अपना डेट और इक्विटी का मिक्स सही से बैलेंस करे तो वो अपनी ओवरऑल वैल्यू बढ़ा सकती है, यानी शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा रिटर्न्स। एक बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी का मार्केट वैल्यू और शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करें, एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को ग्रोथ के मौके दिला सकता है, जैसे नए प्रोजेक्ट्स या एक्सपेंशन के लिए फंड्स रेडी होते हैं। अगर कंपनी के पास सही मिक्स है तो वो इजीली नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, मान लो एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो 2025 में 1000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है। वो डिसाइड करती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 60% डेट मतलब 600 करोड़ लोन से और 40% इक्विटी मतलब 400 करोड़ अपने शेयर होल्डर से जुटाएगी। ये 60-40 का डेट टू इक्विटी रेशियो उसको हेल्प करता है WACC को लो रखने में, ताकि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम रहे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहे। ये एक स्मार्ट वे है अपने फंड्स को बैलेंस करने का, जिससे ना ज़्यादा रिस्क हो और ना ही कंट्रोल छूटे। सो सीधा सा फंडा है, कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी का फाइनेंशियल गेम प्लान है। ये डिसाइड करता है कि कंपनी कैसे अपने पैसे का जुगाड़ करेगी, कितना रिस्क लेगी और कैसे मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करेगी। थोड़ी सी प्लानिंग और बैलेंस से कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखती है और ग्रोथ के नए दरवाजे खोलती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अब मोदी-गिलानी मिलर थ्योरम को समझते हैं। ये थ्योरम एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है जो बताता है कि परफेक्ट दुनिया में कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई असर नहीं होता फर्म के वैल्यू पे। 1958 और 1963 में मोदी-गिलानी और मिलर ने ये थ्योरी दी, अज्यूमिंग आइडियल कंडीशन जैसे नो टैक्सेस या बैंकरप्सी कॉस्ट। यानी चाहे कंपनी कितना भी डेट या इक्विटी यूज़ करे उसकी टोटल वैल्यू सेम रहेगी। परफेक्ट मार्केट में इन्वेस्टर्स खुद डेट और इक्विटी का बैलेंस बना सकते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर से फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें जो आते हैं, जो सबसे पहला फॉर्मूला की बात करें, VL यानी लिवरेज फर्म जो डेट यूज़ करती है, और VU यानी अनलिवर्ड जो सिर्फ इक्विटी यूज़ करती है, का वैल्यू इक्वल होता है। यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करो। लो डेट ये मैंने अभी बताया है। ये फॉर्मूला परफेक्ट मार्केट में काम करता है जहाँ कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती। ये थ्योरी मानती है कि मार्केट परफेक्ट है, कोई टैक्सेस नहीं, नो बैंकरप्सी रिस्क और सबको पूरी इन्फॉर्मेशन है। रियल लाइफ में ये अजम्पशन चाहे ना चले पर थ्योरी का बेस यही है।
अब बात करते हैं एमएम प्रोपोजिशन टू नो टैक्सेस की। जब कंपनी ज़्यादा डेट लेती है तो इक्विटी होल्डर्स का रिस्क बढ़ता है, इसीलिए उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता है। ज़्यादा लीवरेज ज़्यादा रिस्क के बराबर है, तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिटर्न मांगते हैं। अब फॉर्मूला इसका बात करें, ये फॉर्मूला बताता है कि इक्विटी का कॉस्ट अनलीवर्ड फर्म के कॉस्ट के प्लस डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से बढ़ता है। ये देखो, ठीक है जी, यानी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू के ई यू प्लस के ई यू माइन के डी डिवाइडेड बाय डी इज टू ई। ठीक है जी, डेट का कॉस्ट कम होता है पर इक्विटी का कॉस्ट लीवरेज के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है। अब आता है एमएम विद टैक्सेस। देखो, डेट के इंटरेस्ट पेमेंट्स टैक्स डिडक्टिबल होते हैं, जो कंपनी का टैक्स बिल कम करते हैं और वैल्यू बढ़ाते हैं। इससे कंपनी के लिए डेट लेना अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें, लिवरेज फॉर्म का वैल्यू अनलीवर्ड वैल्यू प्लस टैक्स शील्ड यानी टी इंटू डी के बराबर होता है। टैक्स शील्ड का मतलब है डेट के इंटरेस्ट से बेचा हुआ टैक्स कंपनी के वैल्यू में ऐड होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी जिसके पास 500 करोड़ का डेट है और 30% टैक्स रेट है, वो 150 करोड़ का टैक्स शील्ड क्रिएट करती है। ये टैक्स शील्ड उसकी टोटल वैल्यू में ऐड हो जाता है, मेकिंग डेट बेनिफिशियल। अब लिमिटेशंस की बात करें, देखो एमएम थ्योरी रियल वर्ल्ड इश्यूज जैसे बैंकरप्सी कॉस्ट होगी, एजेंसी प्रॉब्लम्स हो गया या मार्केट इम्परफेक्शंस को इग्नोर करती है, इसीलिए ये परफेक्ट कंडीशंस के लिए है। रियल लाइफ में थोड़ा एडजस्ट करना इसमें पड़ता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रेड ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि फर्म्स डेट के बेनिफिट्स यानी टैक्स सेविंग्स और कॉस्ट यानी बैंकरप्सी रिस्क के बीच बैलेंस बनाते हैं। हर कंपनी अपना स्वीट स्पॉट ढूंढती है जहां डेट का फायदा और रिस्क इक्वल हो। फर्म्स एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चुनती हैं जहां डेट का एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा कॉस्ट बराबर होते हैं। ठीक है जी, ये ऑप्टिमल स्ट्रक्चर फर्म के वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है। डेट के इंटरेस्ट पेमेंट्स टैक्स में डिडक्ट होते हैं, जो कंपनी का टैक्स बर्डन कम करते हैं। इससे कंपनी का नेट इनकम बढ़ता है और वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर एग्जांपल दूं, 100 करोड़ के डेट पे 8% इंटरेस्ट यानी 8 करोड़ और 30% टैक्स रेट से यानी 2.4 करोड़ का टैक्स सेव होता है हर साल। ये टैक्स सेविंग कंपनी के कैश फ्लो और वैल्यू को बूस्ट करती है। अब ज़्यादा डेट लेने से बैंकरप्सी का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे करना टफ हो सकता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से कंपनी का रेपुटेशन और ऑपरेशंस पे बुरा असर पड़ता है। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर वो है जो टैक्स बेनिफिट्स और बैंकरप्सी के रिस्क को बैलेंस करे। इससे कंपनी ना ज़्यादा रिस्की होती है, ना ही टैक्स सेविंग का मौका छोड़ती है। अगर एग्जांपल बताऊं, एक कंपनी 40% डेट रेशियो रखती है ताकि टैक्स सेविंग मिले पर ज़्यादा रिस्क ना हो। ये रेशियो उसको स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए परफेक्ट बैलेंस देता है। अब आगे चलते हैं, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि कंपनीज अपने फंडिंग सोर्सेज को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चुनती है बेस्ड ऑन कॉस्ट और इंफॉर्मेशन इश्यूज। 1984 में मयर्स ने ये आइडिया दिया कि फर्म्स वो सोर्स पसंद करती हैं जो सस्ता और सेफ हो। इसकी अगर हियरार्की समझें, देखो सबसे पहले कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग्स यानी प्रॉफिट जो सेव किए हैं उस यूज़ करती हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ते हैं। इसमें ना एक्सटर्नल स्क्रूटिनिटी होती है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर इंटरनल फंड्स कम पड़ जाएं तो डेट लिया जाता है, क्योंकि ये इक्विटी से सस्ता है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। डेट में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, सो लेस स्क्रूटिनिटी। इक्विटी लास्ट ऑप्शन होता है क्योंकि इसका इश्यूएंस कॉस्ट ज़्यादा है और मार्केट को सिग्नल जाता है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। इक्विटी इशू करना वीक फाइनेंशियल पोजीशन का साइन समझा जाता है। कंपनीज इक्विटी इशू करने से बचना चाहती हैं क्योंकि ये मार्केट को लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली वीक है, इसीलिए पहले इंटरनल फंड्स, फिर डेट और लास्ट में इक्विटी यूज़ होती है। ये ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब अगर एग्जांपल बताऊं, एक इंडियन स्टार्टअप पहले अपने सेव प्रॉफिट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, फिर डेट से एक्सपेंशन करता है और इक्विटी इशू अवॉइड करता है। ये स्ट्रेटजी उसको स्ट्रॉन्ग दिखाती है मार्केट में और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक हम टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ रिलेटेड टू डेट फाइनेंसिंग। देखो, एक कंपनी कितना डेट ले सकती है ये उसके कैश फ्लो जनरेट करने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके पास इतना कैश होना चाहिए कि वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट इजीली कर सके। डेट कैपेसिटी का अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं,
डेट कैपेसिटी का मतलब है कंपनी कितना लोन ले सकती है, जो उसके कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इज इक्वल टू ज़्यादा डेट कैपेसिटी, वीक कैश फ्लो इज इक्वल टू कम डेट कैपेसिटी। कंपनी को इतना कैश फ्लो बनाना चाहिए कि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल रीपेमेंट कवर कर सके। ये इंश्योर करता है कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्थी रहे। कैश फ्लो बनाने की एबिलिटी डेट ऑब्लिगेशंस पूरे करने के लिए क्रिटिकल है। अगर कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी स्टेबल और हेल्थी रहती है। अब ना एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रही हैं, डैट इज मेज़ानाइन कैपिटल। देखो मेज़ानाइन कैपिटल एक तरह का सबॉर्डिनेटेड डेट या प्रेफर्ड इक्विटी है जो कंपनीज को एक्स्ट्रा फंड्स देता है जब बैंक लोन्स की लिमिट खत्म हो जाती है। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ऑप्शन होता है जो सीनियर डेट से नीचे होता है प्रायोरिटी में। ये एक हाइब्रिड फाइनेंसिंग है जो बैंक्स के नॉर्मल लोन से ज़्यादा पैसा जुटाने में हेल्प करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है पर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है फंडिंग के लिए। ठीक है जी। अब आगे आता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी एक फास्ट फंडिंग सोर्स है जो डेट या कैपिटल मार्केट्स के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से फ्री होता है। ये हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर से आता है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं। ठीक है जी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो अमीर और रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स देखते हैं। कंपनीज इसे यूज़ करती हैं जब उन्हें बड़ा कैपिटल चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। अब इसके अलावा ना कुछ थियोरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें एक आती है एजेंसी कॉस्ट थियोरी। देखो डेट लेने से मैनेजमेंट डिसिप्लिन में रहता है क्योंकि रीपेमेंट का प्रेशर होता है, पर ज़्यादा डेट से शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट पड़ता है। ये थ्योरी कहती है कि डेट का सही लेवल मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। ये थ्योरी कहती है कि कंपनी इक्विटी तब इशू करती हैं जब स्टॉक प्राइसेस हाई होते हैं और डेट तब जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं। इससे वो अपने फंडिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। अगर एग्जांपल दूं, 2025 में एक इंडियन कंपनी 7% के लो इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड्स इशू करती है और मार्केट क्रैश के वक्त इक्विटी अवॉइड करती है। ये स्मार्ट मूव उसको सस्ता फंडिंग दिलाता है और मार्केट परसेप्शन भी मेंटेन करता है। ठीक है जी। अब एक टॉपिक करने जा रही हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कंपनी। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको अब हम करने जा रहे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कंपनी के ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए यूज होने वाले फंड्स का मिक्स होता है। ये इंक्लूड करता है डेट, इक्विटी और दूसरे लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है लॉन्ग टर्म फंड्स का मिक्स, यानी जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसे अपने एसेट्स को फाइनेंस करेगी। अब होप्स हो ये आपको क्लियर होगा। एक बार मैं फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का बताता हूँ। देखो ये एक कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड्स का कॉम्बिनेशन है जो एसेट्स को फंड करने के लिए यूज़ होता है। इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन शामिल होते हैं। ये बताता है कि कंपनी के टोटल कैपिटलाइजेशन में कितना डेट और कितना इक्विटी है और ये रिस्क और कॉस्ट को बैलेंस करता है। सही मिक्स से कंपनी अपना वैल्यू मैक्सिमाइज करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी जिसके पास 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 50 करोड़ प्रेफरेंस शेयर और 50 करोड़ डिबेंचर है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर इन लॉन्ग टर्म फंड से बनता है। ये मिक्स उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन करता है। अब एक क्वेश्चन था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो आर्बिट्रेज प्रोसेस को डिस्कस करता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बताती हैं कि डेट और इक्विटी का मिक्स कंपनी के वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैसे असर डालता है। ये थ्योरीज फर्म के फाइनेंसिंग डिसीजंस को समझने में हेल्प करती हैं। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है जो फर्म के वैल्यू को बैलेंस रखता है। ये थियोरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या फर्म के वैल्यू पे कोई असर नहीं होता परफेक्ट मार्केट्स में। ठीक है जी। इसको एक बार डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। देखो एमएम अप्रोच जो 1958 और 1963 में फ्रैंको मोदिग्लानी और मार्टिन मिलर ने दिया, दो प्रोपोजिशंस पे बेस्ड है। ये परफेक्ट मार्केट कंडीशन में कैपिटल स्ट्रक्चर के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है।
प्रोपोजिशन 1 कहती है कि फर्म का वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर से नहीं बदलता क्योंकि इन्वेस्टर्स खुद बोरोइंग करके लिवरेज क्रिएट कर सकते हैं। आर्बिट्रेज प्रोसेस में इन्वेस्टर्स लिवरेज और अनलिवर्ड फर्म्स के शेयर्स खरीद बेच कर वैल्यू को इक्वलाइज करते हैं। प्रोपोजिशन 2 कहती है कि ज़्यादा लिवरेज से इक्विटी का कॉस्ट बढ़ता है पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहता है। ये बैलेंस आर्बिट्रेज के थ्रू मेंटेन होता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस प्रोपोजिशन 1 का कोर है, जिसमें इन्वेस्टर्स लिवरेज और अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स के प्राइजेस को एडजस्ट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि मार्केट में फर्म का वैल्यू सेम रहे चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी हो। ठीक है जी। अगर एक लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स बेचकर अनलीवर्ड फर्म के शेयर्स खरीदते हैं और पर्सनल बोरिंग से सेम रिटर्न्स पाते हैं। इससे दोनों फर्म्स का वैल्यू इक्वल हो जाता है मार्केट में। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब इसके रिलेटेड एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, स्टेप्स इन कैश फ्लो अप्रोच टू असेसिंग डेट कैपेसिटी का एक क्वेश्चन है। कंपनी एक स्पेसिफिक लिमिट सेट करती है कि वो कितना डिफॉल्ट रिस्क टॉलरेट कर सकती है। ये रिस्क थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है कि कंपनी कितना डेट सेफली ले सकती है। कंपनी अपने फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट करती है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के हिसाब से। ये बताता है कि कंपनी के कैश फ्लोज का रेंज क्या होगा और कितना रिलायबल होगा। अलग अलग डेट लेवल्स के लिए कंपनी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट के फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करती है। ये बताता है कि हर डेट लेवल के साथ कितना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा। कंपनी वो हाईएस्ट डेट लेवल चुनती है जो उसका रिस्क थ्रेशोल्ड क्रॉस ना करे। ये लेवल उसकी डेट कैपेसिटी होता है जो कैश फ्लो और रिस्क टॉलरेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है जी। अब एक अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिपीट हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर विद इन अ डेट कैपेसिटी। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के डेट कैपेसिटी के अंदर ही डिसाइड होता है और इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा डेट लेने से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और रिस्क बढ़ सकता है। ये डेट और इक्विटी का मिक्स है जो कंपनी अपने ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। सही मिक्स से कंपनी अपना रिस्क और कॉस्ट बैलेंस करती है। कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डेट कैपेसिटी के अंदर रखना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। डेट कैपेसिटी से ज़्यादा डेट लेना कंपनी को फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकता है। डेट कैपेसिटी क्रॉस करने से कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और रिस्क बढ़ जाता है। इससे बैंक्रप्सी या क्रेडिटर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब ना एक क्वेश्चन था नेट इनकम अप्रोच के रिलेटेड। नेट इनकम, चलो वैसे ही समझ लो। देखो, नेट इनकम अप्रोच कंपनी का वैल्यू उसके नेट इनकम और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करती है। ये कहती है कि डेट बढ़ाने से कंपनी का वैल्यू बढ़ सकता है क्योंकि डेट सस्ता होता है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक पार्ट है जो डेट और इक्विटी के मिक्स के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। इसमें फोकस होता है कि डेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है जो वैल्यू बढ़ाता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, डेट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि डेट और इक्विटी का एक ऑप्टिमल मिक्स होता है जो फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज करता है। इसको अब हम समझते हैं। देखो, ये मिक्स सही बैलेंस बनाता है टैक्स बेनिफिट्स और फाइनेंशियल रिस्क के बीच। जब कंपनी डेट बढ़ाती है तो शुरू में उसका वैल्यू बढ़ता है क्योंकि डेट से टैक्स सेविंग्स मिलती हैं। डेट सस्ता होता है इक्विटी से, इसीलिए वैल्यू इनिशियली ऊपर जाती है। डेट के इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स डिडक्टिबल होते हैं जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करते हैं, इसीलिए थोड़ा डेट लेना कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। पर एक लिमिट के बाद ज़्यादा डेट लेना रिस्की हो जाता है और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का चांस बढ़ता है। इंटरेस्ट और रीपेमेंट का प्रेशर कंपनी को मुश्किल में डाल सकता है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि ऑप्टिमल डेट लेवल क्रॉस करने से फर्म का वैल्यू घटना शुरू हो जाता है। ज़्यादा डेट से फाइनेंशियल रिस्क और बैंक्रप्सी कॉस्ट वैल्यू को कम करती है। ज़्यादा डेट से फाइनेंशियल रिस्क, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट और रीपेमेंट प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। ये सब कंपनी के वैल्यू और स्टेबिलिटी को हर्ट करते हैं। अब अप्रोच की बात करें तो अप्रोच कहती है कि अगर टैक्सेस, बैंक्रप्सी कॉस्ट या मार्केट इम्परफेक्शंस ना हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्म का वैल्यू नहीं बढ़ता। ये परफेक्ट मार्केट के लिए है, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच रियल वर्ल्ड कंडीशंस को कंसीडर करती है। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखो एक क्वेश्चन है। देखो, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर वो डेट रेशियो है जो कंपनी अचीव करना चाहती है। ये उसका आइडियल मिक्स होता है जो रिस्क और कॉस्ट को बैलेंस करता है। वहीं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो डेट इक्विटी रेशियो है जो फर्म का वैल्यू मैक्सिमम करता है। ये परफेक्ट बैलेंस है जहाँ टैक्स बेनिफिट्स और रिस्क इक्वल होते हैं।
फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कॉस्ट वो खर्चा है जो ज़्यादा डेट रेशियो की वजह से आता है। इसमें बैंक्रप्सी कॉस्ट, रेपुटेशन का लॉस और ऑपरेशनल इश्यूज शामिल होते हैं। ठीक है जी, होप सो ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन था अकेला ही प्रोपोजिशन 2 से। देखो प्रोपोजिशन 2 कहती है कि इक्विटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न अनलीवर्ड रिटर्न प्लस फाइनेंशियल रिस्क का प्रीमियम होता है। ज़्यादा डेट से इक्विटी होल्डर्स का रिस्क बढ़ता है तो उनका रिटर्न भी बढ़ता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब एक ट्रेडिशनल अप्रोच में से एक और क्वेश्चन आया, मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि डेट का प्रोपोर्शन बढ़ने से शुरू में फर्म का वैल्यू बढ़ता है। डेट से टैक्स सेविंग और लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलता है जो वैल्यू बूस्ट करता है। डेट के टैक्स बेनिफिट्स और इक्विटी होल्डर्स के लिए हाई रिटर्न्स वैल्यू को इनिशियली बढ़ाते हैं। डेट सस्ता होता है और इक्विटी के रिटर्न्स को एम्पलीफाई करता है। इस वजह से फर्म का टोटल वैल्यू बढ़ता है जब डेट थोड़ी मात्रा में बढ़ाया जाता है। ये एक स्वीट स्पॉट है जहाँ डेट का फ़ायदा ज़्यादा होता है, पर एक लेवल के बाद ज़्यादा डेट से रिस्क बढ़ जाता है जो कंपनी के लिए खतरनाक होता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बैंक्रप्सी का चांस वैल्यू को हर्ट करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ज़्यादा रिस्क से फर्म का वैल्यू घटना शुरू हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं, मार्केट कॉन्फिडेंस कम होता है और शेयर प्राइजेस फॉल कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के कॉस्ट जैसे हाई इंटरेस्ट और बैंक्रप्सी रिस्क डेट के बेनिफिट्स को ओवरटेक कर लेते हैं। इससे फर्म का वैल्यू अल्टीमेटली कम हो जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में लिवरेज का इफेक्ट इन्वर्टेड यू शेप में होता है। पहले वैल्यू बढ़ती है फिर ज़्यादा लिवरेज से घटती है। ऑप्टिमल पॉइंट वो है जहां वैल्यू मैक्सिमम होता है, उसके बाद रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कंबाइंड लिवरेज का। कंबाइंड लिवरेज इसको मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो कंबाइंड लिवरेज सेल्स और अर्निंग पर शेयर के रिलेशन को मेजर करता है। ये बताता है कि सेल्स में चेंज का ईपीएस पे क्या असर होता है। ये देखता है कि सेल्स में बदलाव से कंपनी की ईपीएस में कितना अफेक्ट पड़ता है। हाई लिवरेज से स्मॉल स्केल चेंजेस भी ईपीएस को बड़ा अफेक्ट डाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखो अब आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि इक्विटी का कॉस्ट लिवरेज के साथ लीनियरली बढ़ता है पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहता है। ये अज्यूम करता है कि डेट बढ़ने से फर्म का वैल्यू नहीं बदलता। ये कहता है कि ज़्यादा लिवरेज से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है और उसके साथ इक्विटी का कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, पर टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है जी, अब ना क्वेश्चन करने जा रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के रिलेटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस। इसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज के डिसीजंस फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट होते हैं। ये कंपनी के फंडिंग स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शेप करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस में कंपनी डेट और इक्विटी का सही मिक्स चुनती है और कैपिटल रेज करने का प्लान बनाती है। ये ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जुटाने का तरीका डिसाइड करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिस्क प्रोफाइल पे बहुत अच्छा खासा असर डालते हैं। सही स्ट्रक्चर से कंपनी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रहती है। कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉमन अप्रोचेस हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम और मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। हर अप्रोच अलग तरीके से डेट और इक्विटी के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ना एक क्वेश्चन था प्रेडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस के रिलेटेड। इंडस्ट्रियल सिकनेस उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले अगर उन्होंने ना प्रेडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस एज पर ऑल्टमैन 1966 से क्वेश्चन पूछा था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। ये रेशियो मार्केट के परसेप्शन और डेट रीपेमेंट एबिलिटी को बताता है। हाई रेशियो मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है सेल्स टू टोटल एसेट, ये एसेट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी को मेजर करता है, यानी एसेट से कितना सेल्स जनरेट होता है। ज़्यादा रेशियो मतलब कंपनी अपने एसेट्स का सही यूज़ कर रही है। तीसरा आता है वर्किंग कैपिटल एंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये लिक्विडिटी पोजीशन को बताता है, यानी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने की एबिलिटी। स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल कंपनी को स्टेबल रखती है। फिर तीसरा नेक्स्ट आता है रिटेन्ड अर्निंग्स या टोटल एसेट्स, ये बताता है कि कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स रिटेन किए हैं कंपेयर टू टोटल एसेट्स। ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कंपनी फाइनेंशियली हेल्थी है।
फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो एसेट से अर्निंग्स जनरेट करने की एबिलिटी को मेजर करता है। हाई रेशियो मतलब कंपनी अपने एसेट से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। ये होप सो आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। बेसिकली जो ये क्वेश्चन था वो था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड। देखो, सबसे पहले बिजनेस रिस्क। स्टेबल कैश फ्लो वाली कंपनीज ज़्यादा डेट ले सकती हैं क्योंकि उनका बिजनेस रिस्क कम होता है। वोलेटाइल इंडस्ट्रीज में कंपनीज कम डेट प्रेफर करती हैं। ठीक है जी। अगर अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, जो सेकंड फैक्टर है, डेट का कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। डेट का कॉस्ट इक्विटी से कम होता है क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और लेंडर्स के लिए रिस्क भी कम होता है। इसीलिए डेट का यूज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकता है। ज़्यादा डेट रेशियो से कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो सकता है, पर इससे रिस्क भी बढ़ सकता है, जो बैलेंस जरूरी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। थोड़ी इक्विटी रखने से कंपनी को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। इकोनॉमिक डाउनटर्न में ये एक्सटर्नल फंडिंग पे डिपेंडेंसी कम करता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल नॉर्म्स की एंड मार्केट कंडीशन, जो नेक्स्ट फैक्टर है। देखो, इंडस्ट्री के नॉर्म्स और मार्केट कंडीशंस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में हाई लिवरेज नॉर्मल होता है, कुछ में नहीं। हर इंडस्ट्री के करेक्टरिस्टिक्स और कैपिटल नीड्स के हिसाब से लिवरेज रेशियोज अलग होते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ज़्यादा डेट लेती हैं कंपेयर टू टेक स्टार्टअप्स। अब नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो आता है इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस ऑन कैपिटल। देखो, इन्वेस्टर्स के प्रेफरेंसेस जैसे डेट होल्डर्स के रिस्ट्रिक्शंस कैपिटल स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। डेट होल्डर शायद कंपनी पे डेट लिमिट सेट कर सकते हैं। हर कंपनी का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है, जो उसके गोल, सर्कमस्टांसेस और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। एक साइज फिट ऑल नहीं होता कैपिटल स्ट्रक्चर में। कंपनीज अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रेगुलरली चेक करती हैं ताकि ये उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स और मार्केट कंडीशंस के साथ अलाइन हो। ये इंश्योर करता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव रहे। होप सो जितना आपको करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप। फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।